जरा एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी की कल्पना कीजिए, मतलब जिसने हाल ही में अपने सबसे बड़े क्लाइंट से आने वाले रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया हो। जो कि आज के समय में आईटी कंपनियों के लिए कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि उन्होंने भविष्य के लिए अपनी रेवेन्यू गाइडेंस, मतलब जो कमाई के अनुमान होते हैं, उसे भी पूरी तरह से रोक दिया है। ओहो, शेयर बाजार में तो इस तरह की खबर को एक तरह से तबाही माना जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। आमतौर पर इसे एक बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इसी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन अचानक से आसमान छू रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ये अपने शेयर धारकों को इतना भारी डिविडेंड बांट रही है जैसे ये कोई नई टेक कंपनी हो ही नहीं, बल्कि 1950s के दशक की कोई बहुत ही पुरानी स्थापित पावर या यूटिलिटी कंपनी हो। ये तो सच में बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है, और यही विरोधाभास आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का केंद्र है। बिल्कुल सही कहा। आज हम केसॉल्स इंडिया लिमिटेड यानी केसॉल्स इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं। हम उनकी Q1 FY27 मतलब जो 30 जून 2026 को समाप्त हुई तिमाही है, उसकी अर्निंग्स कॉल, उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और खास तौर पर उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रणनीति है उस पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। और मैंने देखा कि एक AI स्ट्रैटेजी डैशबोर्ड ने इनकी इस रणनीति को 8.8 आउट ऑफ 10 का स्कोर दिया है। हाँ, जो कि बहुत ही दुर्लभ और शानदार स्कोर है। तो आज हमारा उद्देश्य यही समझना है कि कैसे एक छोटी सी नीश IT सर्विसेज कंपनी ऐसा जादू कर रही है जिसे करने में बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आज संघर्ष कर रही हैं। सही बात है। मतलब वे AI का इस्तेमाल सिर्फ कागजों पर या PR के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वास्तव में अपने डेवलपर्स की उत्पादकता, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कैसे कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हालिया क्लाइंट चर्न के बावजूद वे निवेशकों को 4.89% का भारी डिविडेंड यील्ड कैसे दे पा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए इस पूरे रहस्य को सुलझाने की शुरुआत उस सबसे बड़ी रुकावट से करते हैं जिसने हाल ही में सबका ध्यान खींचा है, उनका रेवेन्यू ड्रॉप। हाँ, अगर हम सीधे उनके वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो Q1 FY27 में केसॉल्व्स का रेवेन्यू करीब 41.4 करोड़ रुपए रहा। अब सालाना आधार पर यानी ईयर ऑन ईयर देखें तो ये 10% की बढ़ोतरी है। लेकिन अगर पिछली तिमाही से तुलना करें तो गिरावट है ना? बिल्कुल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में 3.7% की गिरावट दर्ज की गई है। और एक ऐसी कंपनी के लिए जो लगातार अप एंड टू द राइट ग्राफ पर बढ़ती रही है, ये गिरावट एक अप्रत्याशित झटका है। एक्चुअली मैंने उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक चीज नोट की, कंपनी का लगभग 55% रेवेन्यू केवल उनके टॉप 10 क्लाइंट से आता है। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। बिजनेस की भाषा में तो इसे एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं। मतलब अगर आपके एक या दो बड़े ग्राहक अचानक से नाराज हो गए या उनका बजट कम हो गया तो आपकी पूरी बैलेंस शीट हिल सकती है। एकदम सही कह रही हैं आप, और डेटा भी ठीक इसी ओर इशारा करता है। इस तिमाही में असल में यही हुआ है। उनके दो बहुत बड़े क्लाइंट्स ने अचानक अपना काम कम कर दिया है, यानी प्रोजेक्ट्स को रैंप डाउन कर दिया है। तो क्लाइंट चर्न की वजह ये है। लेकिन आजकल बाजार में एक और डर फैला हुआ है। कौन सा डर? यही कि जब भी कोई IT प्रोजेक्ट रुकता है तो सबसे पहली अफवाह यही उड़ती है कि शायद AI ने इंसानों की जगह ले ली होगी। क्या यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है? नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। मैनेजमेंट ने अपनी अर्निंग्स कॉल में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि इन दो क्लाइंट्स के बजट कम करने का AI से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, तो फिर असली वजह क्या थी? इसके पीछे पूरी तरह से व्यापक आर्थिक और भू राजनीतिक, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल कारण कहते हैं, वो थे। थोड़ा इसे और स्पष्ट करें। मतलब एक आम श्रोता के लिए ये भू राजनीतिक और आर्थिक कारण असल में दिखते कैसे हैं? ग्राउंड लेवल पर क्या हुआ था? देखिए, एक क्लाइंट के मामले में उनके टॉप मैनेजमेंट में यानी शीर्ष स्तर पर बदलाव हुआ था। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब नया मैनेजमेंट आता है तो वे अक्सर पुरानी रणनीतियों और पुराने प्रोजेक्ट्स को रोककर अपनी एक नई दिशा तय करते हैं। हाँ, वो अपना खुद का विजन लागू करना चाहते हैं। बिल्कुल। और दूसरे क्लाइंट के मामले में उन्हें अपने कुछ वैश्विक आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए दुनिया भर में अपनी पूरी हेडकाउंट कम करनी पड़ी थी। ओहो, मतलब लेऑफ्स करने पड़े होंगे। हाँ, तो बेसिकली ये उनके आंतरिक बिजनेस फैसले थे। केसॉल्स की सर्विस क्वालिटी या उनके काम में कोई कमी नहीं थी। ऐसा समझ गई। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बहुत तेज रफ्तार गाड़ी हाईवे पे जा रही हो और अचानक सड़क पर एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाए। बिल्कुल सही एनालॉजी है। मतलब गाड़ी का इंजन खराब नहीं हुआ है, उसमें कोई तकनीकी खराबी भी नहीं है, बस सड़क की स्थिति की वजह से कुछ देर के लिए गाड़ी धीमी करनी पड़ी है। एग्जैक्टली। अटक रही है।
मैनेजमेंट ने कहा है कि इस रेवेन्यू सॉफ्टनेस से पूरी तरह उभरने में उन्हें कम से कम 2 से 3 तिमाहियों का समय लगेगा। हाँ, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। और इसी वजह से उन्होंने इस साल के लिए अपनी रेवेन्यू गाइडेंस भी वापस ले ली है। बाजार में किसी कंपनी का अपनी गाइडेंस वापस लेना तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। क्या ये निवेशकों के लिए घबराने वाली बात नहीं है? देखिए, बाजार के छोटे नजरिए से वो रेड फ्लैग जरूर लग सकता है, क्योंकि शेयर बाजार को अनिश्चितता से सख्त नफरत है। मार्केट्स को प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम केंजोस के मैनेजमेंट के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो इसे एक पारदर्शी और रूढ़िवादी, मतलब कंजर्वेटिव कदम मानना ज्यादा सही होगा। पारदर्शी कैसे? क्योंकि वे निवेशकों को झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहते। अर्निंग्स कॉल में उन्होंने साफ कहा कि उनके पास एक मजबूत पाइपलाइन है, नई डील्स पर बातचीत भी चल रही है, लेकिन जब तक साइन नहीं हो जाते वो कुछ बोलेंगे नहीं। एकदम सही, जब तक वे कॉन्ट्रैक्ट्स पक्के नहीं हो जाते वे हवा में कोई नंबर नहीं उछालेंगे। और इस चर्न की भरपाई के लिए वे अब उत्तरी अमेरिका में अपनी सेल्स लीडरशिप को बहुत आक्रामक तरीके से मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू गिरा है और वे नई सेल्स टीम के साथ उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो मेरे लिए सच में सबसे बड़ा रहस्य है। कौन सा? रेवेन्यू गिरने के बावजूद उनके मार्जिन कैसे बढ़ रहे हैं? मतलब मेरे नोट्स बताते हैं कि उनका एबिटा मार्जिन पिछली तिमाही के 29.3% से बढ़कर इस बार 30.3% हो गया है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। आगे बढ़ने से पहले क्या हम एबिटा यानी ईबीटीए को थोड़ा सरल भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। इसे बहुत ही सरल शब्दों में ऐसे समझिए, किसी भी कंपनी की कुल कमाई में से जब आप उसके रोजमर्रा के ऑपरेशनल खर्चे निकाल देते हैं, जैसे कर्मचारियों की सैलरी, ऑफिस का किराया, हाँ, बिजली का बिल वगैरह, तो ये सब निकालने के बाद जो विशुद्ध मुनाफा बचता है ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले, उसे एबिटा कहते हैं। ओके, समझ गई। अब अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है तो गणित के हिसाब से उसका एबिटा मार्जिन भी गिरना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कर्मचारियों की सैलरी तो उतनी ही देनी पड़ रही है ना, खर्चे तो कम नहीं हुए। एग्जैक्टली। लेकिन कैसल वेल्स का मार्जिन 30.3% पर पहुंच गया है। वाओ! जो कि आईटी उद्योग में, खास तौर पे इस माहौल में बहुत ही असाधारण है। तो फिर ये जादू हो कैसे रहा है? वे इंटरनल ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इतना कैसे बढ़ा रहे हैं? इसका सीधा जवाब है उनकी आक्रामक एआई फर्स्ट रणनीति। एआई फर्स्ट? हाँ, देखिए, वे एआई को सिर्फ अपनी वेबसाइट पर एक बज़वर्ड की तरह नहीं चिपका रहे हैं। वर्तमान में कंपनी के पास 550 से अधिक एआई प्रमाणित यानी एआई सर्टिफाइड कर्मचारी हैं। वाओ, 550, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और ये कोई भविष्य का सपना नहीं है। उनके 100 से ज्यादा एआई एजेंट्स इस वक्त लाइव प्रोडक्शन वातावरण में काम कर रहे हैं। मैंने पढ़ा कि उनके डेवलपर्स एंथ्रोपिक द्वारा प्रमाणित है और वे क्लॉड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब जमीन पर काम कैसे करता है? मतलब एक डेवलपर के रोजमर्रा के काम में ये एआई टूल्स क्या कर रहे हैं? अर्निंग्स कॉल में उनके सीटीओ ने इसका बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया था। अच्छा। मान लीजिए, पहले किसी जटिल सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखने, उसमें गलतियां ढूंढने और उसे लाइव करने में 4 सीनियर इंजीनियरों की एक पूरी टीम लगती थी। अब वही काम लगभग 2 लोग कर रहे हैं। मतलब एफिशिएंसी सीधे दोगुनी हो गई। बिल्कुल। एआई एजेंट खुद से कोड के बड़े-बड़े हिस्से लिख रहा है, टेस्ट केसेस बना रहा है और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कैन करके ये बता रहा है कि सुरक्षा में कहां सेंध लग सकती है। ये तो कमाल है। हाँ, और खास तौर पर जटिल बिग डेटा प्रोजेक्ट्स में, जैसे अपाचे नाइफाई सपोर्ट में, जो काम पहले पूरा हफ्ता लेता था वो अब एआई ऑटोमेशन की मदद से महज 1 या 2 दिन में हो रहा है। यार, ये तो बिल्कुल आयरन मैन के सूट जैसा है। आयरन मैन का सूट? हाँ, मतलब एआई किसी सीनियर डेवलपर की नौकरी नहीं खा रहा है, बल्कि वो उसे एक एक्सोस्केलेटन पहना रहा है जिससे उसकी दिमागी ताकत और आउटपुट की स्पीड 3 गुना हो गई है। ये एनालॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है। लेकिन एक सवाल है, अगर एआई ही कोड का इतना बड़ा हिस्सा लिख रहा है तो क्वालिटी और सुरक्षा की गारंटी कैसे दी जा सकती है? ये एक जायज चिंता है। मतलब हम सब जानते हैं कि एआई कभी-कभी हैलुसिनेट करता है या गलत कोड लिख देता है। बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स में तो ये एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है ना? यहीं पर आपकी आयरन मैन वाली एनालॉजी फिर काम आती है। जैसे आयरन मैन का सूट खुद से फैसले नहीं लेता, टोनी स्टार्क उसे दिशा देता है। पीछे एक इंसान का दिमाग होता है। एग्जैक्टली। केसोल्स की रणनीति भी ठीक यही है। एआई कोड लिख रहा है, लेकिन वे साफ कहते हैं कि एआई सिर्फ जूनियर लेवल के काम कर सकता है। अच्छा। जब बात निश और जटिल टेक्नोलॉजी की आती है
तो आपको एक अनुभवी सीनियर इंजीनियर चाहिए जो एआई को सही प्रॉम्प्ट दे सके, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एआई जो आउटपुट दे रहा है उसे वैलिडेट कर सके, उसकी सत्यता की जांच कर सके। तो एआई ने स्पीड बढ़ाई है, लेकिन सटीकता अभी भी उन 550 प्रमाणित इंसानी इंजीनियरों के हाथ में ही है। बिल्कुल सही। और इसका सीधा असर उनके मुनाफे पे पड़ रहा है। वो कैसे? क्योंकि एआई को चलाने का जो टोकन कॉस्ट है वो एक नए इंसान को काम पर रखने से बहुत कम है। कम खर्च में ज्यादा काम हो रहा है, इसीलिए उनका एबिटा मार्जिन 30% के पार है। तो निश टेक्निकल एक्सपर्टीज मार्जिन को बचा रही है। लेकिन अगर ये तकनीक इतनी ही शानदार है तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। पूछिए। टीसीएस या इन्फोसिस जैसी जो विशाल आईटी कंपनियां हैं, बड़े एंटरप्राइज प्लेयर्स, उनके पास तो अथाह पैसा और संसाधन है। वे रातों रात इसी एआई तकनीक का इस्तेमाल करके केसॉल्स जैसी छोटी कंपनी को बाजार से बाहर क्यों नहीं कर देते? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और इसका जवाब केसॉल्स की निश विशेषज्ञता और बड़े एंटरप्राइज प्लेयर्स के भारी भरकम बिजनेस मॉडल के अंतर में छिपा है। मतलब थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, केसॉल्स बिग डेटा, सेल्सफोर्स और उडू जैसी बहुत ही विशिष्ट यानी निश तकनीकों पर फोकस करती है, और उनके पास प्रोप्राइटरी एआई वर्कफ्लो हैं। दूसरी तरफ बड़ी आईटी कंपनियों का ओवरहेड बहुत ज्यादा होता है। ओवरहेड से आपका क्या मतलब है यहाँ? बड़े एंटरप्राइज प्लेयर्स के पास मैनेजमेंट की कई परतें होती हैं। हाँ, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट। बिल्कुल, विशाल एचआर विभाग होते हैं, पुराने लेगेसी प्रोटोकॉल्स होते हैं। उन्हें अगर कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना हो तो उसे आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाने के लिए कम से कम 50-60 लोगों की टीम लगानी पड़ती है। ओह, तो छोटे प्रोजेक्ट्स उनके लिए प्रॉफिटेबल ही नहीं है। एकदम सही। छोटे, चुस्त और विशिष्ट प्रोजेक्ट्स उनके लिए मुनाफे का सौदा नहीं होते। तो इससे हम टाइटैनिक बनाम स्पीड बोट कह सकते हैं। कैसे? जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं वो टाइटैनिक जैसी हैं। उनके पास ताकत बहुत है, संसाधन है, लेकिन अगर उन्हें समुंदर में दिशा बदलनी हो या किसी छोटे घुमावदार रास्ते पर जाना हो तो उन्हें बहुत समय और भारी संसाधन लगते हैं। हाँ, और स्पीड बोट। दूसरी तरफ केसॉल्स एक स्पीड बोट की तरह है, बहुत फुर्तीली, कम लागत वाली और निश रास्तों पर आसानी से मुड़ जाने वाली। ये तुलना बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन एंटरप्राइज दुनिया में, खास तौर पे टेक में, सिर्फ तेज होना काफी नहीं है, आपको भरोसेमंद भी होना पड़ता है। मतलब क्लाइंट्स का ट्रस्ट जीतना। हाँ, कोई बड़ा एंटरप्राइज क्लाइंट एक छोटी स्पीड बोट पर करोड़ों रुपए का दाव क्यों लगाएगा? बात तो सही है। यहीं पर केसॉल्स का CMMI लेवल 3 सर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। ये सर्टिफिकेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। आसान भाषा में कहें तो बड़े कॉर्पोरेट्स के जो खरीद विभाग होते हैं, यानी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट्स, उनके कुछ सख्त नियम होते हैं। ओके। वे किसी भी ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते जिसके पास प्रक्रियाओं की परिपक्वता यानी प्रोसेस मैच्योरिटी का कोई प्रमाण न हो। तो CMMI लेवल 3 वो प्रमाण है। बिल्कुल, ये एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड ठप्पा है। ये दुनिया भर के क्लाइंट्स को ये भरोसा दिलाता है कि भले ही केसॉल्स एक छोटी कंपनी है, लेकिन उनके काम करने का तरीका, उनकी क्वालिटी कंट्रोल और उनका प्रोसेस मैनेजमेंट बिल्कुल फॉर्च्यून 500 कंपनियों के स्तर का है। अच्छा, तो इसी सर्टिफिकेशन और उनके AI टूल्स की वजह से वो बड़े क्लाइंट्स को सुरक्षित महसूस कराते हैं। हाँ, जहां बड़ी कंपनी को एक काम के लिए 50 लोग चाहिए, केसॉल्स वही काम बहुत कम लेकिन अत्यधिक कुशल इंजीनियरों के साथ कर लेती है। यही निश विशेषज्ञता उनका सबसे बड़ा रक्षा कवच है, जिसे हम कॉम्पिटिटिव मोड कहते हैं। ये तो बहुत ही शानदार रणनीति है। लेकिन क्या निश होने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी की वृद्धि की एक सीमा यानी एक ग्रोथ सीलिंग तय हो गई है? अब ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि एक स्पीड बोट समंदर में टाइटैनिक जितना माल तो नहीं ढो सकती ना। अगर वे केवल ओडू या कुछ खास तकनीकों तक ही सीमित रहेंगे तो एक स्तर के बाद उनका ग्रोथ रुक नहीं जाएगा। हाँ, और मैनेजमेंट भी इस खतरे को बहुत अच्छी तरह से समझता है। अच्छा। जी हाँ, इसीलिए अगर हम उनके दस्तावेजों और उनके 5 वर्षीय मार्केट एक्सपेंशन रणनीतियों को देखें तो उन्होंने इस ग्रोथ सीलिंग को तोड़ने के लिए एक बहुत ही आक्रामक योजना बनाई है। ये विस्तार किस दिशा में हो रहा है? वे नए कौन से सेक्टर्स में जा रहे हैं? सबसे पहले वे ओडू जैसे छोटे और मझोले व्यवसायों वाले सॉफ्टवेयर से आगे बढ़कर सीधे बड़े एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में प्रवेश कर रहे हैं, खासतौर पर SAP यानी SAP। ओके, SAP बहुत बड़ा मार्केट है। और दूसरा, वे साइबर सिक्योरिटी जैसे बहुत ही हाई ग्रोथ और जटिल वर्टिकल में उतरने की योजना बना रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी? ये तो एकदम अलग फील्ड हो गया। हाँ? और अगर हम भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो उनका 63% रेवेन्यू अभी उत्तरी अमेरिका से आता है, जो एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। हाँ, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। इसलिए अब वे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में भी अपनी पैठ बना रहे हैं। एक मिनट,
ओडू से सीधे SAP और साइबर सिक्योरिटी में छलांग लगाना, क्या ये बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? जोखिम तो है। मेरा मतलब है ओडू छोटे व्यापारियों के लिए है, जबकि SAP का इस्तेमाल तो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां करती हैं। और साइबर सिक्योरिटी तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक छोटी सी गलती से करोड़ों का डेटा लीक हो सकता है। हाँ। वहां पहले से ही बड़े दिग्गज बैठे हैं। केसॉल्स उन पर जैसे जीत हासिल करेगा। आपका ये डर बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन वे बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतर रहे हैं। तो उनकी रणनीति क्या है? हाँ, वे अपनी मौजूदा AI क्षमताओं और प्रोप्राइटरी वर्कफ्लो का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें एक साउथ अमेरिकन बैंक के लिए उनके हालिया प्रोजेक्ट में मिलता है। साउथ अमेरिकन बैंक, उन्होंने कहाँ क्या किया? इस प्रोजेक्ट में केसवॉल्स ने अपेटा हब, सेल्सफोर्स और म्यूसॉफ्ट को मिलाकर एक 24/7 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का निर्माण किया है। 24/7 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, इसे थोड़ा और विस्तार से बताएं। ये इतना खास क्यों है? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये कोई आम मोबाइल ऐप बनाने जैसा नहीं है। एक बैंक का पेमेंट हब वो दिल है जो पूरे सिस्टम में पैसा पंप करता है। अगर ये सिस्टम 5 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो बैंक को लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है और पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ओहो, मतलब ये जीरो टॉलरेंस वाला काम है। बिल्कुल, इसे टेक की भाषा में मिशन क्रिटिकल सिस्टम कहते हैं। एक छोटे निश प्लेयर को इतने बड़े एंटरप्राइज स्तर का काम का जिम्मा मिलना और उसे सफलतापूर्वक डिलीवर करना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये साबित करता है कि वो SAP और साइबर सिक्योरिटी जैसे खूंखार प्रतिस्पर्धा वाले बाजारों का दबाव झेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये केस स्टडी वास्तव में ये साबित करती है कि वे अपनी स्पीड बोट को धीरे धीरे एक जंगी जहाज में बदल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है। जब तक कंपनी साइबर सिक्योरिटी और SAP जैसे नए वर्टिकल्स में पूरी तरह से स्थापित होती है, इसमें तो सालों लग सकते हैं ना, और अभी वे रेवेन्यू सॉफ्टनेस और क्लाइंट चर्न के दौर से गुजर रहे हैं, तो जो लंबे समय के निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनके लिए अगले 2-3 साल तक इस कंपनी में बने रहने का क्या कारण है? यहीं पर कंपनी की वित्तीय सेहत यानी उनकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ तस्वीर में आती है। ओके। और अगर हम उनके बैलेंस शीट को देखें तो ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, केसॉल्व्स पूरी तरह से कर्ज मुक्त यानी डेट फ्री कंपनी है। वाओ, टेक कंपनियों में ऐसा कम ही होता है। हाँ, और उनके पास 17 करोड़ रुपए का नकद रिजर्व यानी कैश रिजर्व भी है। मतलब 17 करोड़ का कैश? जी। और इन सब चुनौतियों के बावजूद, रेवेन्यू गिरने के बावजूद, कंपनी 4.89% का भारी भरकम डिविडेंड यील्ड दे रही है। 4.89%? हाँ, और हाल ही में उन्होंने प्रति शेयर 4 रुपए का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है। ये सच में मुझे हैरान कर रहा है। मतलब ये एक हाई ग्रोथ टेक कंपनी है। आमतौर पर टेक कंपनियां अपना सारा मुनाफा वापस अपनी ग्रोथ में या नए प्रोडक्ट्स में लगा देती हैं। बिल्कुल, जैसे Amazon या Google ने शुरुआती दिनों में किया था। हाँ, 4.89% का डिविडेंड तो बैंक की फिक्स डिपॉजिट के आसपास है। क्या इतना अधिक डिविडेंड बांटना ये संकेत नहीं देता कि कंपनी के पास अपने ही बिजनेस में पैसा री इन्वेस्ट करने के लिए कोई नया आइडिया नहीं बचा है? ये सवाल अक्सर टेक निवेशकों के मन में आता है। तो क्या उनका इनोवेशन रुक गया है? नहीं, यहाँ सर्विस और प्रोडक्ट बिजनेस मॉडल का फर्क समझना जरूरी है। वो कैसे? देखिए, केसॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, वे सर्विसेज में हैं। उन्हें ग्रोथ के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगानी है, जिसके लिए भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स चाहिए होता है। उनका काम तो सॉफ्टवेयर का है। एग्जैक्टली। उनका मुख्य खर्च केवल बेहतरीन टैलेंट को काम पर रखना और नए AI टूल्स खरीदना है। उनका कैश फ्लो इतना मजबूत है और AI की वजह से मार्जिन इतने अच्छे हैं कि वे आसानी से अपने सारे खर्चे निकाल लेते हैं। तो वे जो भी अतिरिक्त पैसा बच रहा है वो शेयर होल्डर्स को लौटा रहे हैं। ठीक कहा। ये उच्च डिविडेंड यील्ड उनके बिजनेस मॉडल की स्थिरता का प्रतीक है और लॉन्ग टर्म इनकम फोकस्ड निवेशकों के लिए ये एक चुंबक का काम करता है। मतलब जो लोग स्टॉक से रेगुलर इनकम चाहते हैं। हाँ, मैनेजमेंट निवेशकों को यह संदेश दे रहा है कि भले ही हालिया क्लाइंट चर्न से हमारी ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन हमारा बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है कि हम आपको लगातार नियमित आय दे सकते हैं। ये स्टॉक को बाजार के उतार चढ़ाव में बहुत स्थिरता प्रदान करता है। बिल्कुल, यही वजह है कि रेवेन्यू गिरने पर भी निवेशक टिके हुए हैं। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो केसॉल्व्स की कहानी सिर्फ एक तिमाही के रेवेन्यू गिरने या 2 क्लाइंट्स के जाने की कहानी नहीं है। एकदम सही।
ये कहानी है कि कैसे वे एआई टूल्स को सिर्फ एक बज़वर्ड की तरह नहीं बल्कि एक असली हथियार की तरह इस्तेमाल करके अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, जिससे उनके सीनियर इंजीनियर्स का आउटपुट दुगना हो रहा है। हाँ, और मार्जिन 20% के ऊपर जा रहे हैं। उनकी निश विशेषज्ञता, बिग डेटा में उनका काम और CMMI लेवल 3 सर्टिफिकेशन उन्हें बड़े एंटरप्राइज प्रतिद्वंदियों से बचा रहा है, और उनकी कर्ज मुक्त बैलेंस शीट उन्हें मुश्किल वक्त में भी शेयरधारकों को भारी डिविडेंड देने की ताकत दे रही है। हाँ, जो लोग तकनीक के क्षेत्र में ग्रोथ, स्थिरता और नियमित आय तीनों की तलाश में हैं, उनके लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल, उन्होंने AI के युग में अपने रक्षा कवच को बहुत समझदारी से विकसित किया है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर शायद मैनेजमेंट भी खुलकर बात नहीं कर रहा है। अच्छा, वो क्या है? अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने बार बार जोर देकर कहा है कि उनका पूरा फोकस केवल सर्विसेज पर है, वे प्रोडक्ट्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, उन्होंने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, वे प्योर प्ले सर्विस कंपनी रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उस साउथ अमेरिकन बैंक के मामले को फिर से देखें, केसोल्स ने वहां सिर्फ कोड लिखकर नहीं दिया है, उन्होंने एक पूरा AI होस्टेड प्लेटफॉर्म तैनात किया है जो उस बैंक के 24/7 ऑपरेशंस को संभाल रहा है। हाँ, ये बात तो है। और उनके अपने दस्तावेजों में वे खुद से प्लेटफॉर्म ओनरशिप की ओर बढ़ना कह रहे हैं। एक तरफ वे कहते हैं कि वे 100% सर्विस कंपनी है और दूसरी तरफ वे प्लेटफॉर्म के मालिक बन रहे हैं। अरे हाँ, ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण विरोधाभास है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ओनरशिप का सीधा मतलब है कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसे बार बार बेचा जा सकता है या लाइसेंस किया जा सकता है। बिल्कुल। तो क्या ये संभव है कि केसोल्स इन AI टूल्स और जटिल प्लेटफॉर्म्स का निर्माण करते करते भविष्य में चुपचाप एक प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म हाइब्रिड कंपनी में बदल जाए? अगर ऐसा होता है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन आज के 30% से भी कहीं आगे जा सकता है। एग्जैक्टली, जो कि उनकी वर्तमान 100% सर्विस रणनीति के बिल्कुल विपरीत होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को आने वाले समय में अपनी गहरी नजर बनाए रखनी चाहिए। ये विचार निश्चित रूप से कंपनी के भविष्य को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।